everyone, welcome and welcome back to Sketch School of Art and Creativity. I hope you are doing well. And आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं UCET के ड्राइंग सिलेबस की, अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइन. If you want to go in design field and want admissions in NIT, IITs, these top colleges for design, obviously you have to give exam UCET and UCET आपको एप्टीट्यूड के साथ साथ ड्राइंग बेसिस पे भी जज करता है. कुछ सालों से UCET में ड्राइंग सिलेबस भी ऐड हुआ है. आपको ड्राइंग के बेसिस पे भी जज किया जाएगा, आपकी क्रिएटिविटी के बेसिस पे भी जज किया जाएगा. एंड फॉर दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको उसकी ड्राइंग का सिलेबस पता हो कि प्रिपेयर क्या करना है, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है उसे, और किन बातों का ध्यान रखना है, और एग्जाम में आपकी मार्किंग कैसे होने वाली है. ये सारी चीज़ें आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आज की वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों की बात करने वाले हैं. तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करें. ओके गाइस, जैसा कि हम बात कर रहे हैं ड्राइंग सिलेबस की UCET एग्जाम के, तो UCET एग्जाम में 33% ड्राइंग पार्ट जो है वो आपका कवर करता है. मीन्स 100 मार्क्स का आपका ड्राइंग का क्वेश्चन आता है. पार्ट बी जो होता है उसमें आपके ड्राइंग के क्वेश्चन होते हैं जो कि टोटल 100 मार्क्स का होता है. सो आप समझ ही सकते हो कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये, हम इसको मिस नहीं कर सकते. 33% बहुत ज़्यादा होते हैं, 100 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए आपको उसके लिए प्रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी है. अभी हम डिटेल में आपको बताती हूँ कि क्या क्या सिलेबस है UCET का. सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की, कि कौन से टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं. UCET में बेसिकली 2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं. एक आपको आएगा सीन मेकिंग और एक आपको आएगा प्रोडक्ट डिज़ाइन या रीडिज़ाइन. मतलब सीन मेकिंग में आपको क्या करना होगा, सीन मेकिंग का मतलब ये है कि आपको कोई एक सिनारियो दिया जाएगा कि ऐसा 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 हुआ और आपको उसको अपने स्केच में रिप्रेजेंट करना है, उस सीन को आपको ड्रॉ करके दिखाना है. ये क्वेश्चन है. जो सेकंड क्वेश्चन है प्रोडक्ट डिज़ाइन का, उसमें आपको एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करना होगा. आपको एक केस दिया जाएगा, जैसे कि सपोज आपको बोला गया कि एक स्टूडेंट का बैग बहुत भारी होता है, तो आपको स्टूडेंट के लिए वापस से उसका बैग डिज़ाइन कर रहा है. ठीक है, तो दैट इज़ रीडिज़ाइन. या फिर आपको कोई न्यू प्रोडक्ट भी डिज़ाइन करने के लिए आ सकता है, या फिर जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको इम्प्रूव करने के लिए आ सकता है. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप समझ गए हैं, सीन मेकिंग एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन. और ये दोनों ही क्वेश्चन है वो आपके 50-50 मार्क्स के होंगे. मतलब 50-50 नंबर के आपके जो ये दोनों क्वेश्चन है वो होंगे. दोनों का वेटेज जो है वो इक्वल है. ओके, सो हमने ये समझा कि सीन मेकिंग का एक क्वेश्चन आएगा और एक प्रोडक्ट डिज़ाइन का क्वेश्चन आएगा. बट ये दोनों क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन इसको अटेम्प्ट करने के लिए तुम्हें क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है, ये बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ें आप प्रिपेयर करोगे ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. तो उस पर अभी आगे चलते हैं. टॉपिक्स टू कवर, मतलब आप दोनों ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी होंगी ड्राइंग पार्ट में. जो आपने सीख ली तो आप दोनों ही क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो. सबसे पहला है आपका पोर्ट्रेट. अब तुम ये बोलोगे कि पोर्ट्रेट तो आ नहीं रहा है, एक सीन मेकिंग आ रहा है और एक प्रोडक्ट डिज़ाइन आ रहा है. बट पोर्ट्रेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज जब आप सीन मेकिंग बनाओगे तो ऑब्वियसली आपको उसमें ह्यूमंस भी बनाने हैं, ह्यूमंस के फेसेस भी बनाने हैं. इसीलिए दोनों टॉपिक है पोर्ट्रेट और ह्यूमन फिगर्स. ये दोनों कवर करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप अपने सीन में ह्यूमंस को डाल सको, ह्यूमन के फेसेस दिखा सको, उनके एक्सप्रेशंस दिखा सको. क्योंकि UCET ना बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा ऑब्जर्वेशन मांगता है, और वो अपने जो क्वेश्चन होता है उसमें बहुत सारी डिटेल्स देता है कि अच्छा ये गुस्से में है, इसको ये बहुत हैप्पी है, ये डांस कर रहा है. तो उसमें एक्सप्रेशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो वो एक्सप्रेशन आप तभी सीख पाओगे जब आप पोर्ट्रेट स्केचिंग सीख पाओगे. ये सब चीज़ों को हम अभी डिटेल में समझेंगे, बट पहले इसकी बात कर लेते हैं. उसके अलावा आपको पर्सपेक्टिव स्केचिंग आनी चाहिए. दैट इज़ ऑब्वियसली डायरेक्ट, मतलब ऑब्वियसली सीन मेकिंग बनाना है तो आपको उसके लिए पर्सपेक्टिव स्केचिंग आनी चाहिए ताकि आप रियलिस्टिक सीन मेकिंग ड्रॉ कर सको. एंड आफ्टर दैट आइसोमेट्रिक स्केचिंग. आइसोमेट्रिक स्केचिंग इज बेसिकली फॉर प्रोडक्ट डिज़ाइन, ताकि देखो जो प्रोडक्ट है वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, आप उसको माइंड से पेपर पे लेके आ रहे हो. इसीलिए अगर हम उसको आइसोमेट्रिक में दिखाएंगे तो उसका जो विजुअल होता है वो बेटर दिखता है. ओके, चलो अब हम एक एक करके इन सब को डिटेल में समझते हैं ना. सबसे पहले हम बात करेंगे
पोर्ट्रेट स्केचिंग की, कि व्हाट इज पोर्ट्रेट स्केचिंग और उसमें आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी होंगी, मतलब तुम्हें उसमें कौन कौन से पार्ट्स जो है वो कवर करने होंगे। सो पोर्ट्रेट स्केचिंग बेसिकली जब आप किसी का फेस बनाते हो, किसी पर्सन का फेस बनाते हो और साथ में उसमें एक्सप्रेशंस भी बनाते हो, तो उसको ही हम कहते हैं पोर्ट्रेट स्केचिंग। और पोर्ट्रेट स्केचिंग में आपको ज़रूरी है कि आप कवर कर लो फ्रॉम रेफरेंसेज एंड फ्रॉम इमेजिनेशन, मतलब रेफरेंसेज से तो तुम्हें बनाना ही बनाना है और इमेजिनेशन से भी बनाना आना चाहिए। अब इमेजिनेशन से इसीलिए तुम्हें बनाना आना चाहिए क्योंकि जब क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आपके पास सामने कोई रेफरेंस नहीं होगा, इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ फ्रॉम इमेजिनेशन। अगर आप इमेजिनेशन से ड्रॉ कर पा रहे हो तभी आप उन क्वेश्चंस में पोर्ट्रेट बना सकते हो। उसके बाद जब हम बात करें रेफरेंसेस की, सो वाई रेफरेंसेस की मैं बात क्यों कर रही हूँ, बिकॉज जब आप रेफरेंसेस से बनाना सीख पाओगे तभी आप इमेजिनेशन वाले पार्ट पे जा पाओगे। कभी भी हम पहले चीज़ों को सीखते हैं, फिर हम रेफरेंसेस से बनाना सीखते हैं, फिर हम इमेजिनेशन से बनाना सीखते हैं। नाउ सो पोर्ट्रेट आपको समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट, सो जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज ह्यूमन फिगर्स। एंड एज आई से कि ह्यूमन फिगर्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट बिकॉज आपको अपने सीन्स में ह्यूमन फिगर्स को ऐड करना होगा। कई बारी जो क्वेश्चंस होता है ना उसमें लिखा रहता है कि जो पर्सन है वो डांस करे। मैं तुमको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी जो एग्जाम्स में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर से, उसको हम थोड़ा सा स्टडी भी करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बट उससे पहले ह्यूमन फिगर्स बहुत ज़रूरी है ताकि आप अलग अलग पॉस्चर से बना सको ह्यूमंस को। जैसे तुम्हें बोला गया कि एक डांसिंग पॉस्चर बनाना, तो तुम डांसिंग पॉस्चर तभी बना सकते हो जब तुम्हें ह्यूमन फिगर बनाना आएगा। और ह्यूमन फिगर में भी इट्स सेम फ्रॉम रेफरेंसेज एंड फ्रॉम इमेजिनेशन। आप रेफरेंसेज से बनाना सीख पाओगे तभी आप इमेजिनेशन से भी बना पाओगे। जो पोर्ट्रेट और ह्यूमन फिगर है वो दोनों ही आप अगर आप टेक्निकली सीखोगे, आप अगर टेक्निक से सीखोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा जल्दी सीख जाओगे। देखो, एक होता है कि हम स्केचेस को कॉपी करके बनाते हैं, है ना, मतलब तुमने इंटरनेट पे रेफरेंस देखा और उसको आप देख देख के बना रहे हो, वो तो हम बना लेते हैं। लेकिन जब तुम पेन पेपर लेके बैठोगे और थोड़ा सा ड्रॉ करने का कोशिश करोगे कि अच्छा एक पर्सन अगर डांस कर रहा है तो वो किस तरीके से बनेगा, तो वो ना हमें लगता है कि अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है और हम सोचने में हमारा इतना सारा टाइम चला जाता है। जब क्लासेस में जब मैं बोलती हूँ बच्चों को कि इमेजिनेशन से बनाओ, शुरू में जब उन्होंने टेक्निक्स नहीं सीखी होते हैं तो इट्स टू डिफिकल्ट और वो कहते हैं कि नहीं मैम बन ही नहीं पा रहा है। लेकिन आफ्टर लर्निंग द टेक्निक्स ना, जो उनमें ग्रेजुअली चेंज आता है, जो वो हर पॉस्चर को इतना अच्छे से बना पाते हैं, वो मेरे लिए भी इतना अच्छा होता है कि जो स्टूडेंट्स है वो इतना बढ़िया उनमें इम्प्रूवमेंट आया है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ह्यूमन फिगर है और जो पोर्ट्रेट स्केचिंग है उसको आप टेक्निकली सीख, आप उसको रैंडम स्केचिंग मत करो, आप उसको डायरेक्ट स्केचिंग मत करो, टेक्निक से सीखो। ये सीखो कि कोई भी पॉस्चर आ जाए आप उसको आराम से ईजिली ड्रॉ कर पाओ। ओके, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ आफ्टर ह्यूमन फिगर एंड पोर्ट्रेट, अब बहुत 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 ज़रूरी पार्ट पे हम आ चुके हैं जो कि है पर्सपेक्टिव स्केचिंग। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये बहुत हार्ड लगता है, मतलब पोर्ट्रेट एंड ह्यूमन फिगर स्टिल इजी लगता है उनको, बट पर्सपेक्टिव स्केचिंग सबको बहुत हार्ड लगता है। बट रियली ये इतना हार्ड है नहीं। अगर तुम बेसिक से चीज़ों को सीखोगे, आपको बेसिक टॉपिक्स पता होंगे। हमारे चैनल पे आपने देखा होगा कि एक वीडियो है MTP करके, ठीक है, माइंड टू पेपर। अगर तुम उसको देखोगे तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो आप सोच रहे हो उसको आप कैसे पेपर पे लेके आ सकते हो, ठीक है। तो देखो, पर्सपेक्टिव स्केचिंग वैसे तो इतना हार्ड होता नहीं है, लेकिन अगर आप उसको टेक्निकली ड्रॉ करते हो बहुत ईजिली बन जाएगा। एंड पर्सपेक्टिव स्केचिंग में तुमको दो चीज़ें कवर करनी है, इंटीरियर एक्सटीरियर, मतलब इंटीरियर भी कवर करना है और एक्सटीरियर भी कवर करना है। मेनली जो यूसीड में अभी तक क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मोस्टली इंटीरियर के आ रहे हैं। कि एक क्वेश्चन आया था कि गैरेज है, गैरेज में ग्रैंड मदर जो है वो गिटार बजा रही है, उसकी ग्रैंड डॉटर जो है वो डांस कर रही है और उसकी एक फ्रेंड जो है उसको बाहर से देख रही है, तो उसकी फ्रेंड का सीन बनाना है। तो देखो, ये सारी चीज़ें जितनी क्वेश्चन में बोली गई ना, तो अगर आप 3 चीज़ों पर अपनी काम करते हो, दैट इज टेक्निक, ऑब्जर्वेशन एंड डिज़ाइन, इन तीनों चीज़ों पे जब आप काम करते हो तो आप यूसीड के क्वेश्चन को बहुत ही इजीली, बहुत आराम से सॉल्व कर पाओगे और बहुत आउटस्टैंडिंग स्केचेस निकल के आएंगे। चलो, सो पर्सपेक्टिव स्केचिंग की अगर हम बात करें तो ये कवर करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकदम इस पर बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली सीन मेकिंग आती है, तो ये तो तुम्हें कवर करना ही करना है। ना आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज आइसोमेट्रिक स्केचिंग।
सो आइसोमेट्रिक स्केचिंग, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि ये आपके प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग वाले क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो या तो आप उसको पर्सपेक्टिव में बनाओगे या तो आप उसको आइसोमेट्रिक में बनाओगे। देखो हम उसको आइसोमेट्रिक में क्यों बनाते हैं, उसका रीज़न क्या है आइसोमेट्रिक में बनाने का, क्योंकि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो या फिर जो प्रोडक्ट का आप रीडिज़ाइन कर रहे हो वो आपके माइंड में है ना, वो रियल में तो एग्जिस्ट करता नहीं है। तो जो सामने वाला देख रहा है, जो चेकिंग कर रहा है, उसको समझ में आना चाहिए कि उसका लेफ्ट साइड कैसे है, राइट साइड कैसे है, टॉप साइड किस तरीके से विजिबल है। तो आइसोमेट्रिक में क्या होता है ना कि आप टॉप साइड भी विजिबल होता है, लेफ्ट साइड भी विजिबल होता है एंड राइट साइड भी विजिबल होता है। दिस इज़ नॉट रियलिस्टिक, ये रियलिस्टिक स्केच नहीं है, मतलब रियल में हम ऐसे नहीं देख सकते, बट प्रोडक्ट्स को समझने के लिए आप इसको आइसोमेट्रिक में बनाओ तो बहुत ज़्यादा बेटर होता है। अब आइसोमेट्रिक में हम सबसे पहले ट्राई करेंगे कि हम ऑब्जेक्ट ड्राइंग्स को कवर कर पाए। जब आप आइसोमेट्रिक में ऑब्जेक्ट ड्राइंग बनाना सीखोगे तभी ना आप प्रोडक्ट डिज़ाइन कर पाओगे। एकदम से तो हम प्रोडक्ट डिज़ाइन पे नहीं जा सकते, आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट ड्राइंग कवर करना पड़ेगा, तभी आप प्रोडक्ट डिज़ाइन पे जा पाओगे। सो फर्स्टली यू हैव टू कवर ऑब्जेक्ट ड्राइंग देन प्रोडक्ट डिज़ाइन, ठीक है। ओके, तो हमने इन सब चीज़ों की बात करी कि आपको ह्यूमन फिगर, पोर्ट्रेट, ऑब्जेक्ट ड्राइंग और पर्सपेक्टिव स्केचिंग ये सब चीज़ें कवर करनी है। लेकिन गाइस ये बहुत ज़रूरी है ये समझना कि आप ये सब करोगे कैसे। मतलब देखो, जब हम बात करते हैं ना ड्राइंग सीखने की, तो ड्राइंग सीखने के दो तरीके होते हैं। या तो आप खुद से प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, तब भी आप सीख जाओगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं सीखोगे, बट तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है कि आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर टेक्निक्स के साथ उसको सीखो। उससे क्या होता है ना कि जो चीज़ें होती है वो आसान हो जाती है। अब जैसे कि क्लासेस में मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि जो बच्चे हैं उनको लेक्चर्स ना बोरिंग ना लगे। मतलब कभी कभी क्या होता है कि जब चीज़ें आपको टेक्निकली बनाओ और उसके रिलेवेंस को नहीं समझाया जाता है, उसमें इंटरेस्ट आपको नहीं आता है, तो फिर आपका मन नहीं करता है बनाने का। सो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को समझ के बनाओ, प्रॉपर गाइडेंस से बनाओ, और जो आप बना रहे हो ना वो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि तुम क्यों बना रहे हो और क्या बना रहे हो और किन टेक्निक से बना रहे हो। और वो सब आप तब सीख पाओगे जब आप बेसिक से शुरू करोगे, पहले टेक्निक्स पे काम करोगे, फिर ऑब्जर्वेशन पे काम करोगे, फिर अपने प्रेजेंटेशंस पे काम करोगे, और साथ ही में बहुत सारे स्केचेस बनाओगे, बहुत सारे करेक्शन करवाओगे। क्योंकि जो इम्प्रूवमेंट होती है वो धीरे धीरे ही आती है, एकदम से नहीं आती है इम्प्रूवमेंट। अगर मैं बोलूँ कि चलो आज तुमको टेक्निक सिखा दिया और आज ही तुम्हारी इम्प्रूवमेंट हो गई, नहीं। अगर ऐसा होता तो यूट्यूब वीडियोस से आप इजीली प्रिपेयर कर पाते, लेकिन आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो इम्प्रूवमेंट होती है वो ग्रेजुअली होती है, धीरे धीरे होती है, करेक्शंस करवाने के बाद ही होती है, वरना हम एक जगह पे स्टक हो जाते हैं। ओके, सो देखो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन को शुरू करो। बल्कि अब सोचा है तुमने, आज सोचा है आज ही शुरू करो। तुम्हें आज ड्राइंग सिलेबस पता चला है, तुम आज से ही शुरू करो, ठीक है। एक स्केच बना के देखो, कोई प्रीवियस ईयर का आप स्केच बना के देखो और ट्राई ज़रूर करो ना। देखो, हमने ये सारे सिलेबस की बात करी, अब हम ये समझेंगे कि एग्ज़ाम में चेकिंग कैसे होती है, किन चीज़ों के आपको मार्क्स मिलते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। ओके, सो हम बात करेंगे जजमेंट क्राइटेरिया की पर्सपेक्टिव स्केचिंग में, कि अगर आपको एक सीन मेकिंग आएगा तो किस तरीके से उसका जजमेंट क्राइटेरिया होगा। सबसे पहले वो आपको टेक्निक बेसिस पे जज करेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, कि टेक्निक बेसिस पे जज करेंगे, मतलब जो आपने बनाया है स्केच वो कितना रियल से मैच है। मतलब क्या वो सीन रियल में वैसा दिखेगा या नहीं दिखेगा। अगर वो रियल में वैसा नहीं दिखेगा तो यहाँ पे आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप टेक्निकली स्केच को बनाओ, जो आप सीन बना रहे हो वो रियलिस्टिकली पॉसिबल होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग इज ऑब्जर्वेशन। सो ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करते हैं, सो ऑब्जर्वेशन में जो क्वेश्चन में पॉइंट्स दिए गए हैं उस सीन के बारे में, कि अच्छा ये होगा, ग्लास से पानी गिर गया, या फिर वो डांस कर रहा है, रूम मेसी है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको क्वेश्चन में पढ़ के ऑब्जर्व करनी है और अपने स्केच में शो करना है। कई बार ना हम छोटी छोटी चीज़ों को मिस कर देते हैं, जो कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमारे स्केच के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, और ऑब्जर्वेशन एक ही बार में अच्छा नहीं होता है। मैं बिल्कुल से कहूँगी, अगर तुम सोचो कि तुम एक रात पहले प्रिपेयर करो और क्वेश्चन को, और तुम तो कहोगे अरे क्वेश्चन में जो पढ़ा है उसको बस उतारना ही तो है पेपर में, तो इसमें क्या ऑब्जर्वेशन। लेकिन कई बार हम उन छोटी ये नहीं समझ आता हमको कि उन छोटी छोटी चीज़ों को हम कैसे पेपर पे लेके आए, किस तरीके से शो करें। और वो ना, मतलब अगर तुमको बोला जाए कि अच्छा ये रूम जो है वो मेसी है, अब उसको मेसी कैसे दिखाए, तुम्हें नहीं समझ में आता।
है ना। और कई बार तो आप छोटी छोटी चीज़ों को मिस भी कर देते हो और उस क्वेश्चन में जो चीज़ इनडायरेक्टली बताई गई है उसको नहीं समझ पाते हो, तो वो सब ऑब्जर्वेशन में बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन पे भी काम धीरे धीरे होता है, एकदम से तो कुछ भी नहीं हो सकता। एकदम से अगर तुम मुझे कोई नई चीज़ सिखाओगे तो मैं भी नहीं सीख पाऊंगी और ना आप सीख पाओगे। इसीलिए कोई भी चीज़ धीरे धीरे होती है और उस टाइम टेकन होती है, मेन थिंग। नाउ लास्ट वन इज डिज़ाइन। सो डिज़ाइन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। डिज़ाइन पार्ट की हम बात क्यों कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन है उसकी डिज़ाइन नीड क्या है, किस तरीके का डिज़ाइन इसमें होना चाहिए, मतलब आपका स्केच जो है ना वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए, ठीक है। वो एकदम से फिल्ड होना चाहिए, बहुत खाली खाली नहीं लगना चाहिए, देख के क्वेश्चन से मैच्ड होना चाहिए। सपोज कि तुमको बोला कि एक लग्जरी रेस्टोरेंट का स्केच बनाना है, तो आपके स्केच को देख के समझ में आना चाहिए कि वो एक लग्जरी रेस्टोरेंट का स्केच है। और अगर तुमको एक स्लम का स्केच बनाने के लिए बोला है तो उसको देख के समझ में आना चाहिए कि वो एक स्लम का स्केच है। और वो कैसे आएगा, वो उसके डिज़ाइन से आएगा, है ना। आप स्लम को थोड़ा सा मेसी दिखाओगे, उसके जो घर है वो थोड़े से पुराने टाइप के दिखाओगे, वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं होंगी। लेकिन अगर हम एक लग्जरी रेस्टोरेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत यूनिक डिज़ाइन होगा, बहुत क्लीननेस होगी, थोड़ा सा खाली खाली होगा चीज़ें, और जो वहाँ के आप पर्सन्स बनाओगे वो बहुत ऑर्गेनाइज बनाओगे। तो यही चीज़ें डिफरेंस क्रिएट करती है। तो अगर आपने अपने स्केच में ये तीनों चीज़ों में मास्टरी कर ली, मीन्स आपके अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे, गारंटीड। ओके, सो हमने पर्सपेक्टिव स्केच का जजमेंट क्राइटेरिया समझ लिया। नाउ नेक्स्ट वन की हम बात करते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन। प्रोडक्ट डिज़ाइन इज लिटिल बिट डिफरेंट। सो प्रोडक्ट डिज़ाइन में पहला तो सेम ही रहेगा पर्सपेक्टिव स्केचिंग जैसा, द टेक्निक कि टेक्निकली इट शुड बी करेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो आप टेक्निकली बनाओ या उसे पर्सपेक्टिव में बनाओ या आप उसे आइसोमेट्रिक में बनाओ, ताकि वो प्रॉपर प्रेजेंट हो पाए, प्रॉपर सही दिखे वो, ठीक है। उसके बाद वन मोर थिंग दैट इज़ फिजिबिलिटी। अगर आपने फिजिबिलिटी नाम पहली बार सुना है तो तो मैं तुम्हें समझा देती हूँ कि व्हाट इज़ फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट तुमको बोला कि डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। अब अगर वो ऑब्जेक्ट रियल में पॉसिबल ही नहीं है तो समझो कि तुम्हारे मार्क्स कट, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं सोचना है जो रियल में पॉसिबल ही नहीं है। सपोज कि तुम्हें बोला गया कि चलो तुमको एक अम्ब्रेला में अपग्रेडेशन करना है। अब तुम बोलो कि नहीं, हम तो अम्ब्रेला को उड़ा देंगे, कि इंसान अम्ब्रेला से उड़ सकता है। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये फिजिबल है, क्या वो जो अम्ब्रेला है वो इंसान का वेट को झेल पाएगा? नहीं झेल पाएगा, ठीक है। तो आपके डिज़ाइंस फिजिबल होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हमें कुछ भी नहीं बनाना है, हमें रियलिस्टिक चीज़ें बनानी है जो पॉसिबल हो सके, भले ही वो एक छोटा सा अपग्रेडेशन हो वो भी चलेगा। जैसे कि सपोज मैंने एक एग्जांपल दिया था कि बैग की बात करी गई थी कि अगर बच्चे का बैग बहुत भारी होता है तो उसको हल्का कैसे बनाया जाए, तो हम उसमें फॉर्म्स लगाए या फिर कुछ ऐसी चीज़ जिसको वेट थोड़ा कम दिखाया सके, उसके जो उसका जो कंधा है, उसके जो शोल्डर्स है, उस पर कम प्रेशर पड़े। आप कुछ ऐसे सोचोगे, आप उसमें ये नहीं कहोगे कि हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी लगा देंगे, हम उसमें AI भी लगा देंगे, हम उसमें सेंसर भी लगा देंगे। नहीं, फिजिबल होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है, जो कि पॉसिबल हो पाए ना। इन दोनों के बाद डिज़ाइन, ठीक है। इसमें भी डिज़ाइन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि कोई भी डिज़ाइन जब हम रीडिज़ाइन करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट का या फिर प्रोडक्ट का डिज़ाइन जब हम रीडिज़ाइन करते हैं, तो अगर वो देखने में नहीं अच्छा लग रहा तो क्या फ़ायदा, है ना। तो देखने में भी ऑब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिज़ाइन उस ऑब्जेक्ट का, उस प्रोडक्ट का अच्छा होगा, देखने में अच्छा लगेगा, प्रेजेंटेबल लगेगा, तभी आपके मार्क्स आएंगे। एंड लास्ट एंड नॉट लीस्ट दैट इज इनोवेशन। सो इनोवेशन इज, कह सकते हैं कि आप उस ऑब्जेक्ट में कुछ एडिशन कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि जो इनोवेशन है वो फिजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो इनोवेशन एंड फिजिबिलिटी इज रिलेटेड, कि जो आप यूनिक चीज़ डाल रहे हो, जो आप इनोवेशन कर रहे हो वो फिजिबल कितना है, ठीक है। तो आपको इनोवेशन तो करना है लेकिन फिजिबल तरीके से। ओके, सो आप समझ गए हो कि प्रोडक्ट डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें मैंने बोली, कि टेक्निकली वो करेक्ट होना चाहिए, उसका डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, कुछ इनोवेशन होना चाहिए उसमें, एंड वो फिजिबल भी होना चाहिए, ठीक है गाइस। सो एट लास्ट लेट्स सी सम स्टूडेंट वर्क्स। सो दिस वन, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एक स्टाफ रूम का। ये जो बेसिकली क्वेश्चन था कि जो एक टीचर है वो फ्रस्ट्रेटेड है,
उसका हस्बैंड का कॉल आ रहा है, सामने से एक प्यून आ रहा है चाय लेके, एंड उस टीचर का व्यू बनाना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो टीचर नहीं दिखेगी, वो पेपर चेक कर रहे हैं उसका, इसलिए उसका जो टेबल है वो थोड़ा सा फिल्ड दिखेगा। और उसमें दिखाया गया था कि उसने अभी अभी कुछ खाया है, उसको खाना अलाउड नहीं है, जो स्पाइसी फूड है उसको खाना अलाउड नहीं है, बट स्टिल उसने वो स्पाइसी फूड खाया है, इसीलिए उसका हस्बैंड का कॉल आया डांटने के लिए। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स भी बनाए हैं। उसके हाथ में कॉल, मतलब उसके हाथ में फ़ोन बनाया है क्योंकि उसने अभी भी कॉल अटेंड किया है और वो पेपर चेक करिए, इसलिए उसका जो टेबल है वो बहुत ज़्यादा बिजी है। सामने प्यून है, एक स्टाफ रूम है, और देखो आपको इसकी तो पूरी डिटेल दी गई है क्वेश्चन में, लेकिन स्टाफ रूम की उतनी डिटेल नहीं दी गई है। तो अब स्टाफ रूम कैसा दिखना चाहिए, किस तरह का स्कूल का स्टाफ रूम होना चाहिए, वहाँ पे क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसको किस तरीके से हम अच्छा दिखाएंगे, वो अप टू स्टूडेंट है। वो स्टूडेंट के ऊपर है कि वो उसको कितना अच्छा बना सकता है, कितना क्रिएटिव बना सकता है, किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। और इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि तुमको अच्छे से ही जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं पीछे वीडियो में वो आनी चाहिए, ठीक है। नाउ यू कैन सी दिस वन, दिस इज़ अ क्लासरूम स्केच एंड दिस वन इज़ अ बुक फेयर स्केच। ये बुक फेयर का स्केच है और ये क्लासरूम का स्केच है। तो देखो, जब हम पर्सपेक्टिव स्केचिंग की बात करते हैं ना, या फिर सीन मेकिंग की बात करते हैं, तो कई बार एग्जाम में अगर कुछ नया आ जाए तो हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे भाई क्या बनेगा, कैसे बनाए। तो थोड़ा हमारा माइंड थोड़ा सा ना डिस्टर्ब हो जाता है कि अरे क्या बनाए। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले से ही बहुत सारे स्केचेस प्रैक्टिस करके रखो, और मतलब तुम्हारे को सारे सीन तुम्हारे कवर होने चाहिए कि चलो अगर कोई रूम का स्केच आ गया तो मैं बना लूँ, क्लासरूम का आ गया तो मैं बना लूँ, या फिर अगर जैसे सपोज़ कि मैंने बताया था कि स्टाफ रूम का आया, या फिर एक रूम का आया था, लिविंग रूम का, या फिर गैराज का, तो तीनों में रूम से रिलेटेड ही है। तो रूम में आप क्या चीज़ें ऐड कर सकते हो, तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको वो समझ में आता है तो ईजीली आप उसको कवर कर सकते हो, ठीक है। एंड डिफरेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, उसको करेक्शन करवाना है, टीचर की गाइडेंस लेनी है, और मतलब किसी भी टीचर की तुम ले सकते हो जिसको एक्सपीरियंस हो, ठीक है। अब चाहे तो आप SSCC ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग प्रॉपर्ली ट्राई करते हैं कि तुम्हारी सिर्फ स्किल्स पे ही काम ना करें, तुम्हारी क्रिएटिविटी पे भी काम करें, क्योंकि इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में स्किल्स के साथ साथ क्रिएटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत ज़रूरी होता है कि अगर तुमको एक प्रॉब्लम दी गई तो तुम उसको कितना जल्दी, कितना क्विकली सॉल्व कर सकते हो। और वो सिर्फ सीखने से, ये टेक्निक सीखने से नहीं आती है, वो अपने आप पे काम करने से आती है, वो बहुत सारे बच्चों के साथ डिस्कस करने से आती है, वो टीचर्स से डिस्कस करने से आती है, तभी आप नेक्स्ट टॉपर बन सकते हो। वरना देखो, अगर तुम वही जो पुराने मेथड्स है उसको यूज़ करोगे तो फिर नहीं होगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा ताकि तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिले। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्रिपरेशन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाओ। ओके गाइज, इफ़ यू वांट टू जॉइन SSCC यू कैन ऑन आवर वेबसाइट। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का। सो जब आप वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे आपको कोर्सेज में जब आप जाओगे यू कैन सी दिस NID UC ऑनलाइन कोचिंग, यहाँ पे आप जा सकते हो। NID NIFT का आपको प्रॉपर ये जो कोर्सेज है ये ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पे यू कैन सी द सक्सेस प्लान, सेल्फ लर्निंग प्लान, so you can join in anyone whatever you want. So success plan is preferable. Why success plan is preferable? क्योंकि यहाँ पे आपको टीचर्स का 1-to-1 गाइडेंस मिलता है। आप टीचर से डाउट पूछ सकते हो, उनसे डिस्कशन कर सकते हो, अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप चैट्स पे उन पे पूछ सकते हो, लाइव क्लासेस में उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो, एक बैच में ज़्यादा नहीं, मिनिमम जो होते हैं वो 15 स्टूडेंट्स रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते हैं, ताकि हर बच्चे को इंडिविजुअल गाइडेंस मिल पाए। वो तभी मिल पाएगा जब अच्छे से इंट्रैक्शन हो पाएगा, ठीक है। एंड मोस्टली तुम्हारे जो बैचेस रहेंगे वो इवनिंग के रहेंगे। अगर आपका दिन में स्कूल है, ट्यूशन है, कुछ भी है, आप इवनिंग में आराम से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। एंड बिकॉज दिस इज़ ऑनलाइन, तो आप इंडिया में कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप करना चाहते हो डेडिकेटेडली तो प्रॉपरली आप कर सकते हो, सारे रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है। तो जो बैच है हमारा वो 1 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप चाहो तो इनरोल कर सकते हो। और अगर आप प्रॉपर टीचिंग पैटर्न समझना चाहते हो तो यू कैन बुक द फ्री डेमो क्लास। फ्री डेमो क्लास में आप जाओगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि किस तरीके से टीचिंग पैटर्न है, ठीक है। फ्री डेमो क्लास आप बुक कर सकते हो यहाँ से भी, एंड बाकी आप
होम पे जाके भी बुक कर सकते हो। ओके गाइस, तो तुमने समझा कि यूसीट एग्जाम के लिए कितना जरूरी है पर्सपेक्टिव स्केचिंग एंड प्रोडक्ट डिजाइन का क्वेश्चन, और ये दोनों ही चीजें टेक्निकल क्वेश्चन है। आपको इन चीजों के लिए टेक्निक्स का यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और जिसमें कि टाइम लगेगा, आपको प्रॉपर टेक्निक सीखनी पड़ेगी, ऑब्जर्वेशन सीखना पड़ेगा और अपने प्रेजेंटेशन पे भी काम करना पड़ेगा। और ये सब फटाफट से नहीं होता है, ये टाइम टेकन प्रोसेस है। तो अभी से शुरू करो। तुम किस चीज का वेट कर रहे हो? स्टार्ट नाउ। अगर तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें इसी फील्ड में जाना है तो तुम्हें स्टार्ट करने से कौन रोक रहा है? देखो, ये जो चीज़ें हैं ना, डिज़ाइन, ऑब्जर्वेशन, स्किल, ये सब आप खुद से करोगे, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है। तुम्हें 1 ईयर 2 ईयर लग जाएंगे बेटर करने में। लेकिन अगर आप प्रॉपर टेक्निक्स के साथ ड्रॉ करोगे एंड आपके पास एक टीचर का गाइडेंस रहता है ना, तो आपको समझ में आता है कि आप एक करेक्ट पाथवे पे जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस हो, और उसके लिए आप जो नीचे लिंक दिया गया है वहाँ से फ्री डेमो बुक कर सकते हो, या फिर हमारी वेबसाइट से भी बुक कर सकते हो। देखो, जब आप डेमो में आओगे ना, आपको समझ में आएगा कि एक ही क्लास में तुम्हारे स्केच में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। छोटी छोटी चीज़ें जब हम बेसिक से सीखते हैं, जब हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और हमें प्रॉपर उसकी थ्योरी पता होती है, तो हमारे स्केच में अपने आप ही बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखता है, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। इसीलिए बिना देरी के अभी फ्री डेमो बुक कर लो। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।